नाजरीन आदाब, मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। लीगल पॉइंट्स लाइव में हर जुमे हम ये कोशिश करते हैं कि किसी कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू की जाए, क्या क्योंकि जो क़वानीन हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं जब कभी हम उनका मुताला करते हैं तो इसको जब पढ़ते हैं तो इसको समझने में बहुत ही तकलीफ़ महसूस होती है, क्योंकि उमूमन जो इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो लीगल लैंग्वेज होती है और इसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है वो भी लीगल टर्मिनोलॉजी ही होती है। और जब कॉमन शख्स इसको पढ़ता है तो उसको इन चीज़ों को समझने में दिक्कत महसूस होती है। और अगर इन क़वानीन को कोई बेहतर अंदाज में समझ सकता है तो वो हमारी नज़र में लीगल एक्सपर्ट्स ही हो सकते हैं। जो लीगल एक्सपर्ट्स इन क़वानीन को बेहतर अंदाज में समझते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और इन क़वानीन को आसान ज़बान में हम तक पहुँचा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है गुज़िश्ता 3-4 सालों से कि इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वकला के साथ साथ काबिल ख़ानदान को मदऊ किया जाए ताकि वो अपने हुकूक़ से आपको अपने हुकूक़ से वाकिफ़ करवाते हुए ये कोशिश करें कि तमाम नहीं तो कम से कम जो अहम क़वानीन है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उन चीज़ों से आपको वाकिफ़ करवाएँ। तो आइए नाज़रीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे क्रिमिनल ट्रायल्स पर, किस तरीके से क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं, उसके बाद ट्रायल का क्या प्रोसेस होता है, अक्यूज़ को किस किस्म के राइट्स उसमें दिए जाते हैं, जजेस के क्या पावर्स होते हैं, कोर्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद अगर फैसला हो जाए तो उसके बाद भी फिर क्या किया जा सकता है, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी किस किस्म के इक़दाम उठा सकता है। इन तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक करियर क्रिमिनल ट्रायल्स पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में फिर से जहमत दी है हैदराबाद के मशहूर मारूफ वकील साहब। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़तुल्लाह सीनियर एडवोकेट साहब की, जो गुज़िश्ता तकरीबन 35 सालों से ज़्यादा से हैदराबाद दक्कन के क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। साहब हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शोहरत रखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में एक बार फिर से मोहम्मद रफ़तुल्लाह सीनियर एडवोकेट साहब का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम साहब, एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमें बेहद खुशी है। क्रिमिनल ट्रायल्स पर गुफ्तगू करने से पहले दोस्तों फ़ोन नंबरात क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक़ जो भी आपके पास सवालात हों, इस उन्वान को अलग रख करके किसी भी क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक़ आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हमारे फ़ोन नंबरात जो हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहे होंगे। जल्द से जल्द प्रोग्राम में जुड़िएगा। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम रास्त चलेगा। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सबसे पहला सवाल साहब से ये करना चाहूँगा कि जब कभी केस अगर प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू फाइल होता है या फिर FIR के थ्रू कोई भी FIR दर्ज की जाती है, कंप्लेंट वहाँ पर होता है, तो उसके बाद कोर्ट या पुलिस किस किस्म का एक्शन लेती है, मैं साहब से चाहूँगा इस पर रोशनी डालें। देखिए, CRPC के तहत 5 किस्म के ट्रायल्स होते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट है। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर भी अगर केस फाइल करना चाहता तो ड्रग एक्ट के तहत उसको कंप्लेंट ही फाइल करना पड़ता, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल करना पड़ता। तो 2 किस्म के केसेस अदालतों में फाइल होते हैं, एक तो है कंप्लेंट केस, दूसरा पुलिस रिपोर्ट, और तीसरे एक बहुत शादो नाजिर होते हैं जो मजिस्ट्रेट की खुद नॉलेज में अगर कोई जुर्म अगर आया है तो अक्सर खुद उसका कागनिजेंस ले सकते हैं। यहाँ तक मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रायल्स हैं, पहले तो है समरी ट्रायल, यानी सरसरी समात होती है, उसमें ज़्यादा अदालतें और जजेस उसकी एविडेंस अप्रिसिएशन में समझिए कि या उसकी इंक्वायरी में उतनी ज़्यादा डीपनेस में नहीं जाते जी। और ऐसे केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 महीने की होती और मजिस्ट्रेट को उतना ही इख्तियार है। साथ ही उसी के साथ एक मिलता जुलता समन्स केसेस है। समन्स केसेस में जब 2 साल तक की सज़ा है वो समन्स केसेस कहलाते हैं। दफ़ा 251 CRPC के तहत समन्स केसेस, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट से मुताल्लिक़ हों या कंप्लेंट केस के मुताल्लिक़ हों, हर 2 सूरत में जब कंप्लेंट फाइल हो जाता है तो पहला स्टेप ये होता है कि दफ़ा 251 CRPC के तहत मुलजिम से पूछा जाता है कि आपने क्या यह जुर्म किया है। अगर जुर्म किया है तो जो भी जुर्माना या सज़ा है वो सुनाई जाती है। अगर वो इनकार किया है तो फिर इस्तिगासे को गवाह पेश करना पड़ता, इस्तिगासे के गवाहों पर जिरा होती है। फिर उसके बाद मुलजिम को भी मौका दिया जाता है कि
उनके अपने तौर पर डिफेंस पेश करे, फिर उसके बाद फैसला होता है। सज़ा की सूरत में मुलजिम को हक़ है कि फ़ौरन वो बेल करा ले और सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करे। जी, बरी होने की सूरत में तो खैर बरी होकर चल जाता। ये एक समन्स केस का प्रोसीजर है जिसमें ऐसे दफात जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 2 साल होती है। ठीक है साहब, समन केसेस के बारे में जैसा आप फरमा रहे थे कि समन केसेस में क्या किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाता? समन्स केसेस में कई दफात ऐसे हैं, मेजॉरिटी दफात ऐसे हैं जो बेलेबल ऑफेंसेस है, कुछ नॉन बेलेबल भी ज़रूर हैं, मगर आमतौर से ऐसे समन्स केसेस में जहाँ नॉन बेलेबल दफात हैं पुलिस को तो इख्तियार नहीं होता बेल पे छोड़ने का, पर मजिस्ट्रेट को अपनी मर्जी से वो फ़ौरन ज़मानत भी दे सकते हैं या दूसरे दिन भी दे सकते हैं। जी, तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल्स पर, किस किस्म से क्रिमिनल ट्रायल चलता है, इस उन्वान पर गुफ्तगू की जा रही है। और इस स्टूडियो में इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए मोहम्मद रफ़तुल्लाह सीनियर एडवोकेट साहब मौजूद है। क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक़ कोई भी आपके पास सवाल हो तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि जब कभी अक्यूज़्ड को यानी किसी भी जुर्म में किसी शख्स को जब पकड़ लिया जाता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, अदालत में जैसे ही उसको पेश किया जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर इख्तियार करता है कोर्ट या फिर जज साहब, इस पर आप रोशनी डालें। अदालत में जब पेश किया जाता है पुलिस रिपोर्ट के साथ, एक तो पहले मरहले पे रिमांड रिपोर्ट होती है जो मुकम्मल तहक़ीक़ात में मुबद्दी नहीं रहती। जब रिमांड रिपोर्ट के साथ मुलजिम को जब पेश किया जाता है, अगर दफात काबिल समात मजिस्ट्रेट अगर हो तो मजिस्ट्रेट साहब को इख्तियार है कि उसको बेल दे दें। अगर दफात काबिल समात सेशन कोर्ट है तो उनको बेल देने का इख्तियार नहीं रहता, मुलजिम को चाहिए कि वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट से रुजू। जी, अगर मान लीजिए कोई केस समन सेशन कोर्ट का हो तो इन हालात में क्या बेल किसी भी शख्स को मिल ही नहीं सकती? बेल तो आमतौर से दे दी जाती है, मगर चंद स्टेशनरी सूरतें हैं जैसा कि ऑफेंसेस बाद जराइम संगीन रहते हैं, जैसा रेप केसेस है, मर्डर केसेस है, जिसमें तहक़ीक़ात बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती। इस्तिग़ासे को भी तहक़ीक़ात मुकम्मल करने का वक्त दिया जाता, उस वक्त तक मुलजिम को जेल में रखा जाता। बाद ऐसी भी सूरत हाल पैदा होती कि मुलजिम की शनाख्त परेड की ज़रूरत होती, तो शनाख्त परेड होने तक भी उसको जेल में रखा जाता। चंद हालात ऐसे भी होते हैं कि मुलजिम आदि मुजरिम है, तो ऐसी सूरत में जो है सेशन कोर्ट भी जो है उसको बेल देने के लिए रिलेक्टेंट रहते हैं। मगर अगर चार्जशीट 60 दिन या 90 दिन जो भी सूरत हाल रहती दफ़े की नौयत के लिहाज से, अगर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई तो मुलजिम को मुकम्मल हक़ होता है कि वो बेल मांगे। जी हाँ साहब, जनरल आवाम का ये एक शिकायत रहती है कि कितना भी बड़ा जुर्म हो जाए वो शख्स 3 महीने या 6 महीने में बेल पर रिहा हो जाता है। तो अगर इस किस्म से वो रिहा हो जाता है तो फिर जिन लोगों ने कंप्लेंट किया हो या जिसके जो विक्टिम हो वो इनसे बहुत डरते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट बेल है, इसमें पुलिस की गलती होती कि जो मुकम्मल 30 दिन 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं की जाती। इसमें कई मराहल पुलिस के भी होते हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट जल्दी नहीं आती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी नहीं आती, मेडिकल रिपोर्ट जल्दी नहीं आती, इसलिए वो पेश नहीं कर सकते, वो टाइम फैक्टर है। मगर चूँकि दस्तूर के तहत किसी मुलजिम को बगैर मुकदमा चलाए के ज़्यादा दिन रखना ममनू है, लिहाजा लेजिस्लेचर ने 167 दफ़ा CRPC के तहत ऐसे जराइम जिनकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो, 60 दिन के अंदर अगर चार्जशीट पेश नहीं हुई तो उसको बेल का हक़ है। अगर दूसरे जराइम जहाँ 90 दिन भी रखा जाता, जहाँ 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, अगर 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल ना हो तो उसको हक़ हो जाता है कि वो बेल पे रिहा हो जाए। बेल पे रिहा होने के बाद भी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट को इख्तियार है कि उसकी वो बेल कैंसिल भी करे चार्जशीट फाइल होने के बाद। जी सब उमूमन चार्जशीट फाइल करने के लिए किसी टाइम लिमिट रखा गया है पुलिस पर, क्या ये कभी भी फाइल कर सकते हैं? टाइम लिमिट तो एक चीज़ है कि देखिए, जहाँ पे सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होती है तो 3 साल का टाइम रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा अगर 1 साल है या जुर्माना है या 1 साल से कम है तो उसमें लिमिटेशन दफ़ा 468 के तहत 1 साल है। अगर 3 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा कि चीटिंग है जिसमें सज़ा 7 साल तक है, और कई दफ़ात हैं फोर्जरी वगैरह जिसमें 7 साल तक की सज़ा है। 3 साल से ज़्यादा की सज़ा जहाँ पर भी है उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, मगर चूँकि दस्तूर का ये आर्डर है कि मुलजिम को ज़्यादा दिन अप्रहेंशन में ना रखा जाए,
जी। उसके सिर पे तलवार लटकी ना रहे, तो जहाँ तक जल्दी हो सके चार्जशीट दाखिल करे। ऐसे भी वाक़यात हुए कि जहाँ 12 साल 15 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्रोसीडिंग्स को क्वैश भी किए हैं। जी, यही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ज़्यादा दिन तक चार्जशीट फाइल ना की हो तो इसकी बुनियाद पे क्या कोई किसी का एक्विटल भी हो सकता है? एक्विटल नहीं, वो तो पावर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो लोग क्वैश कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत सेशन हाई कोर्ट या आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है, मगर वो बहुत कम हालात में जहाँ पे शदीद ज़रूरत है कि कोई मुलजिम 15 साल से चार्जशीट के इंतज़ार में है और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा जी, और इस्तिगासा भी मुकम्मल शवाहिद कलेक्ट करने में नाकाम हो रहा, तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है। जी साहब, अगर चार्जशीट डालने में देरी हो रही है जो तो अक्यूज्ड कोई किस्म का पिटिशन डाल सकता है कि चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल की जाए और सुनवाई। मुलजिम को तो तमाम हुकूक हैं, मगर उसके साथ इस्तिगासे के कुछ मजबूरियाँ, कुछ उनके टेक्निकल डिफिकल्टी भी देखा जा सकता है। जी, अगर इस्तिगासे की जानिब से समझिए कि कोई माकूल वजूहात नहीं है तो अल्टरनेटिवली अदालत जमानत दे देती है। ठीक है, जमानत पर छूट जाते हैं अगर चार्जशीट फाइल ना हो। दोस्तों, शिकायत ये भी होती है कि अगर कोई बड़ा जुर्म हुआ हो, हीनस क्राइम हुआ हो, उन हालात में जैसा साहब ने फरमाया कि अरसे के बाद वो शख्स को बेल पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो विक्टिम होते हैं वो अमूमन उनसे डर व खौफ महसूस करते हैं। अगर इस किस्म के हालात पैदा हो जाए या फिर वाकई में वो जो शख्स है जो बेल पर छूटा हुआ हो वो उनको डरा रहा हो, धमका रहा हो, इन हालात में विक्टिम्स क्या कर सकते हैं? विक्टिम ठोस सबूत के साथ बेल कैंसिलेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जी, दफ़ा 437 सब क्लास 5 के तहत मजिस्ट्रेट के पास या दफ़ा 439 सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ बिल के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए ठोस वजूहात होना नहीं है, नहीं कि उन्होंने फ़ोन पे धमकी दे दिया, ऐसे बातों से काम नहीं चलता, ठोस सबूत होना। क्योंकि एक आदमी जब आज़ाद हो जाता है फिर दोबारा उसको कस्टडी में लेने के लिए अदालतों को भी काफ़ी अहम रीज़न बताना पड़ता। जी, तो अगर कभी ऐसा मामला हो जाए तो जैसा साहब ने फरमाया है कि ठोस आपको जो है सबूत होने चाहिए। सिर्फ अगर एक आध फ़ोन पर एक आध बार धमकी हो जाए तो इस किस्म से फिर से उसकी बेल कैंसिल नहीं होती। हाँ, अगर वो वाकई में कुछ डरा धमकाने की जो है आपके घर तक पहुंच रहा हो तो इन हालात में क्या पुलिस केस किया जा सकता है? सब उसके ऊपर अगेन पुलिस में कंप्लेंट दिया जा सकता या अदालत में भी कंप्लेंट दिया जा सकता। दफ़ा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन तकरीर मुजरिमाना जिसको कहा जाता, उसके तहत भी कंप्लेंट दिया जा सकता। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने साहब से अर्ज किया था कि जब किसी शख्स को अक्यूज को कोई भी केस में जज साहब के सामने पेश किया जाता है तो जज साहब वो देखते हैं कि इसको बेल मिलनी चाहिए या इमीडिएटली नहीं बेल मिलनी चाहिए। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जल्दी बेल नहीं मिलती, नॉन कॉग्निजेबल अगर हो तो मिल जाती है। मैं साहब से पूछना चाहूँगा कि बेल अगर ना देती है कोर्ट तो उसके बाद फिर उस शख्स को जेल भेज दिया जाता है। ये जेल क्यों भेज दिया जाता है और कितने दिनों तक उसको जेल में रखा जाता है? जैसा मैं पहले बताया कि अगर सज़ा 10 साल तक की हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन जेल में रखने का हुक्म है दफ़ा 167 के तहत। अगर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो 90 दिन तक। अगर इस दौरान में अगर चार्जशीट अगर दाखिल हो जाए तो जज को इख्तियार होता है कि उसको बेल पे छोड़े। अगर हीनियस क्राइम है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, हाथी मुजरिम है, गैंगस्टर है, तो ऐसी सूरतों में तो जज को भी इख्तियार है कि बेल नामंजूर भी कर सके। ठीक है, सब ये जो जेल को भेज दिया जाता है उसको जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। जुडिशियल कस्टडी, ये जो कस्टडी होती है ये कोर्ट की ही कस्टडी होती है? ये तो अमलन तो कोर्ट की कस्टडी नहीं होती, ये तो उन जेलों में भिजाया जाता है यहाँ आंध्र प्रदेश में जहाँ पे दूसरे भी कन्विक्टेड प्रिजनर्स रहते हैं, जैसा चंचलगुड़ा जेल है और आपके जो वहाँ है ना नाचारम के पास, वहाँ की जेल में भिजाया था। जो आम कैदियों के साथ इनको रखा जाता। फ़र्क इतना ही होता है कि आम कैदियों को वहाँ जेल का ड्रेस पहनना पड़ता, ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अपना कपड़ा पहन सकते हैं, मगर खाना भी उन्हीं के साथ खाना पड़ता। तो ये एक बैड सिस्टम ज़रूर है फिलासफिकली कि भाई एक आदमी जो पहली मरतबा जुर्म किया अगर वो कन्विक्टेड प्रिजनर्स के साथ रहा वहाँ पे तो उसका भी दिमाग बदल सकता है, क्योंकि तो वो पहले प्रोफेसर से हो जी वो प्रोफेसरों के साथ जब याद भी मिल जाएंगे तो आदि मुजरिम बन सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और कन्विक्टेड प्रिजनर्स के लिए अलग-अलग जेल
कायम करे, जैसा कि कुछ स्टेट्स में ऐसा चल रहा है। जी, और एक अहम सवाल करना चाहूँगा साहब, क्या वीआईपीज़ को या फिर सेलिब्रिटीज़ वगैरह को अगर वक्तिया तौर पर जेल में रखा जा रहा है तो इनको क्या इन्हीं आदि मुजरिम के साथ रखा जाता है या सेपरेट रखा जाता है? ये कुछ ज़िम्रे हैं जेल मैनुअल के तहत, उस ज़िम्रे के तहत कुछ वीआईपीज़ या हाईली क्वालिफाइड पर्सनस को इनको एक क्लास में रखा जाता है। जैसा कि हाल ही में चन्ने मिले साहब को और एक एमपी साहब को एक क्लास का दर्जा दिया गया था जी जेल में, उनकी ज़मानत न होने तक वो एक क्लास में थे। एक केस में चूँकि मैं भी अपियर हुआ था, एक एमएलए साहब थे जो गिरफ्तार हुए थे, जेल में थे, जेल मैनुअल के एक्सट्रैक्ट बताकर उनको एक क्लास में मुंतकिल किया गया। जी, तो इसकी इजाज़त है कि अलग उनको रखा जाता है? हाँ, अलग कुछ फैसिलिटीज़ उनको होते हैं, जैसा दूरदर्शन टीवी देख सकते, दूसरे चैनल्स नहीं देख सकते, अखबारात का मुताला यूज़ कर सकते, अखबारात का मुताला कर सकते, उनके लिए अलहदा पलंग होता, और जेलर के अगर इजाज़त दे तो बाहर का खाना भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लोगों को महसूस होता है कि इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा सर इन लोगों के लिए? ये स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूरी भी होता, इसलिए कि अगर आम कैदियों के साथ अगर इन लोगों को अगर शामिल कर दिया जाएगा तो उसमें सोसाइटी पे एक बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कि कल के दिन अगर मुलजिम छूट जाए, बरी हो जाए, तो उसके कैरियर पे भी तो असर पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल्स पर। इस उन्वान से रिलेटेड या क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक आपके पास कोई भी सवालात हों तो उम्मीद करता हूं टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, कॉल कीजिएगा और आप हमारे लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल साहब से यह होगा कि जैसा हमने साहब से फरमाया था कि जब बेल हो जाती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, अगर बेल ना हो तो फिर किस किस्म की कस्टडी उसको दी जाती है। मेरा अगला सवाल साहब से यह होगा कि चार्जेस फ्रेम होते हैं कोर्ट में, ये किस स्टेज पे चार्जेस फ्रेम होते हैं और ये चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेज है इसको फर्द जुर्म कहा जाता। ये वारंट केस में, जहाँ वारंट केस वो होता है जहाँ पे 3 साल या 3 साल की सज़ा किसी दफ़े के तहत है तो वो वारंट केस कहलाया जाता। वारंट केस में 2 किस्म के होते हैं, एक कंप्लेंट केस और एक पुलिस रिपोर्ट। जहाँ तक कंप्लेंट केस का सवाल है कि कंप्लेनेंट को, जो मुस्तगीस है, जो कंप्लेंट किया हुआ है, उसको पहले शहादत पेश करना पड़ेगा, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं। जी, पुलिस रिपोर्ट में पुलिस को पहले शहादत पेश करने की जरूरत नहीं, पुलिस के पेपर्स और मटेरियल की बुनियाद पे फर्द जुर्म आयद किया जाता है, जिसको चार्जेस कहा जाता है, जो 216 दफ़ा 216 CRPC के तहत चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं पुलिस रिपोर्ट्स में। दफ़ा 244 के तहत चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं कंप्लेनेंट और उसके गवाह की एविडेंस के बाद। जी, तो ये चार्जेस फ्रेम होते हैं। साहब क्या ये जो चार्जेस अगर पुलिस अगर लगाती है तो क्या इन चार्जेस को कोर्ट को इख्तियार है कि इसको कम या ज़्यादा या चार्जेस में अमेंडमेंट किया जाए? हाँ, चूँकि वारंट केस में 2 प्रोविज़न हैं, पुलिस रिपोर्ट्स में दफ़ा 239 है और प्राइवेट कंप्लेंट्स या कंप्लेंट केस की शक्ल में दफ़ा 244 और 245 सबसेक्शन 2 है। इसके तहत जज को इख्तियार है कि पुलिस रिपोर्ट्स या कंप्लेंट के एविडेंस के लिहाज से उनका लगा हुआ अगर कोई दफ़ा अगर नहीं बनता है और शहादत के लिहाज से कोई और दफ़ा लगता है तो और दफ़ा लगाने का इख्तियार कोर्ट को है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मुकम्मल चार्जशीट हो या कंप्लेंट हो, उसके लिहाज से कोई फौजदारी जुर्म ही नहीं बनता तो अदालत को इख्तियार है कि वो आदमी को डिस्चार्ज कर दे। जी जी, तो ये अदालत को इख्तियार भी है कि शख्स को डिस्चार्ज किया जा सकता है। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज पिटीशन क्या होता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा साहब से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो उमूमन पुलिस के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये लगता है कि ये जो पुलिस ने केस बनाया हुआ है वो गलत केस है, क्या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि इन केसेस को सही ढंग से अदालत के सामने पेश किया जाए, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये इख्तियार कुछ हो सकता है कि वो इन केसेस को रिप्रेजेंट ही ना करे? देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो तस्वर है, बरतानिया में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस कहा जाता और एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ इस्तेगासे का वकील नहीं रहता बल्कि उसको मुलजिम के भी मफादात का ख्याल रखना पड़ता। अगर बादियों नज़र में उसकी समझ में यह है कि ये मुकदमा इसमें चार्जेस फ्रेम नहीं किया जा सकते
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इख्तियार है कि वो जैसे रिक्वेस्ट करे कि मुकदमे को खारिज किया जाए, मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को उतनी आज़ादी नहीं है। जी, मैं एक कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हेलो। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान खान है। जी सुल्तान, ये मैं निजामाबाद से बोल रहा हूँ। ये सवाल बताइए। सर, ये जो हैदराबाद में खलीफा उनके यस्टरडे जो अरेस्ट हुए ना, जी 100 केसेस है कि तो उनके पेपर में देखा। ठीक है, तो ऐसा कैसा पब्लिक छोड़ दे रही उनको? 100 केसेस हुए, बात की समझ नहीं आ रहा है। ऐसे केसेस हुए तो कई क्रिमिनल केसेस बढ़ जाते ना। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कोई सवाल? हाँ, ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किस किस्म के हिंदुस्तान में इख्तियारात दिए गए हैं या नहीं, फिर उस पर हम आपके सवाल पर डिस्कस करेंगे। जी सर। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, इसलिए उन पर कंट्रोल है। होम डिपार्टमेंट का कंट्रोल है, DIG का कंट्रोल है, DGP का कंट्रोल है। अब चंद स्टेट में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी कायम हुए, उन लोगों का कंट्रोल है। तो आज जैसा इंग्लैंड में उनको मिनिस्टर ऑफ जस्टिस कहा जाता है और पूरी जिम्मेदारी उन पे है, वैसी जिम्मेदारी इन पे नहीं है और इनको उतनी आज़ादी नहीं है। हाँ, अगर मुकदमे के दौरान में अगर खातिर खा सबूत नहीं है, इस्तिगासा पेश नहीं कर सका, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो ओपनली ये नहीं बोल सकते कि साहब मुल्जिम को छोड़ दीजिए, तो अदालतों से रिक्वेस्ट करते कि वी लीव टू द कोर्ट। ओके जी, तो आपकी नज़र में ऐसे PPs आए हैं जिन्होंने इस किस्म से भी इक़दाम उठाए हैं क्या? हाँ, ये सूरत हाल जो मैं आपको बताया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो आज़ादी ख़त्म की है, ये 90 के बाद से ये आज़ादी इनकी ख़त्म हुई है। जी, 1980 से 90 तक जब हम इब्तदाई वकालत में थे, जूनियर्स थे, उस वक्त ऐसे सरकारी वकील थे जी, कि जो ओपनली जज बोलते कि साहब ये केस काबिल समात नहीं है, लिहाजा इसको खारिज कर दीजिए। ऐसे कुछ वाक़यात हमारी इब्तदाई वकालत में भी हुए हैं, मगर वैसे आज कोई सरकारी वकील नहीं मिलेंगे। जी जी, बहरहाल बहुत ही साहब ने बेहतर बात बताई कि 1980 से 1990 के दहर तक जब साहब ने एनालाइज किया या फिर उनका ऑब्जर्वेशन था, इस किस्म के पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उस ज़माने में हुआ करते थे, जो अगर गलत केस पुलिस वालों ने बुक किया हो तो वो खुद अदालत में ये कह देते कि ये कोई अहमियत नहीं रखता, उसको खारिज कर दिया जाए। जैसा कि हमें सवाल उसूल हुआ था मोहम्मद सुल्तान का, निज़ामाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो 100 केसेस में उस पर 100 केसेस है। तो साहब के जहन में सवाल हो तो इस पर मैं चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे? केस अगर 1 हो या 100 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। केसेस की नौयत क्या होती है वो देखना पड़ता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 100 केसेस ऐसे हैं कि जो मामूली जुए के केसेस हैं, तो उसमें अदालत को इख्तियार है कि उसको ज़मानत पे छोड़ सकती है। कोई एक केस ऐसा सीरियस है जैसा कि डबल मर्डर है या 4 मर्डर हो गए, तो अदालत को इख्तियार है कि उसको जेल में रखे। फ़र्क क्वालिटी से नहीं है, क्वांटिटी से नहीं है, क्वालिटी से फ़र्क होता है। जी, उसने हीनियस क्राइम किया है, क्राइम का उतने ज़्यादा दिन जेल में रहेंगे। अगर मामूली क्राइम किया है, जैसा कि आप एक 100 मरतबा जो है सिग्नल को अगर वायलेट कर दिया, आपके ऊपर 100 चालान नहीं चलाना है, तो आपको क्रिमिनल नहीं बोल सकते, वायलेशन ऑफ टेक्निकल लॉ से। जी, अब वो खलीफा साहब ने क्या किया है वो तो हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर 100 केस किस किस्म के हैं उसका भी हमको पता नहीं है। जी, बहरहाल केसेस की नौयत देखी जाती है, उसके हिसाब से इक़दाम उठाए जाते हैं। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा है, क्या जानना चाहते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? जी, मैं मोहम्मद खदीर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी खदीर जी। सर, मेरा सवाल ये था कि आजकल जो पुलिस वाले बच्चों को गिरफ्तार करते हैं कोई भी मतलब जुर्म में जी, तो बाद वक्त पता चलता है कि उनको जो है पुलिस वाले बहुत मारे, कस्टडी में रख के जेल में रख के बहुत मारे जी, और बाद लोगों को नहीं मारते, बाद लोगों को मार दे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें कानून में मतलब किन लोगों को जो है मारने की इजाजत है गिरफ्तारी के फौरन बाद, और अगर कोई पुलिस वाला इस तरीके से या फिर पुलिस वालों को मारने का हक है किसी को भी गिरफ्तार करके? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जैसा कि साहब खदीर साहब का कॉल था कि बच्चों बाज़ केसेस में लोगों को मारा जाता है, बाज़ में नहीं मारा जाता है, ऐसा क्यों? पहले किसी भी जमहूरी मुल्क के कानून में पुलिस को या किसी भी सरकारी ओहदेदार को ये ख़त्ती इजाज़त नहीं है कि मुलजिम को मारे या और इवन गाली भी दे।
उसके साथ ऐसा ही पेश आना पड़ेगा जैसा कि वो एक कॉमन आदमी है, जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए। हाँ, अगर कहीं पुलिस ज्यादती करती है तो जो शख्स मार खाया है वो उसको इख्तियार है कि वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट पेश करे। ह्यूमन राइट्स कायम हुए हैं, वहाँ पे भी कंप्लेंट पेश कर सकते हैं, मगर ह्यूमन राइट्स कमीशंस तौक़े के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये रहता है कि मजिस्ट्रेट के पास ही रुजू हो जाएं और अपना कंप्लेंट दाखिल करें, शवाहिद पेश करें। और अगर शवाहिद पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट ने अगर कागज़ लिया है, नंबर पे लिया है मुकदमा, और उसके बाद की गवाही में भी आप कसौटी में अगर उतरे हैं अदालत की और अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की कसौटी में जब उतर जाएंगे तो पुलिस को भी सज़ा होती। हाल ही में देखिए कश्मीर में कोर्ट मार्शल में 5 मिलिट्री ऑफिसर को सज़ाए मौत दी गई। जी, ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पे पुलिस को भी सज़ा हुई है। बेंगलुरु में आज से 20 साल पहले अब्दुल रशीद एडवोकेट जो केरला के थे, उनके मर्डर केस में डीआईजी वगैरह को भी उम्र कैद की सज़ा हुई। जी, गुजरात में भी हाल ही में कई लोगों को पुलिस वालों को अभी तो जमानत पे छूटे हैं, उनका तो कोई मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। जी जी, तो ये जो लोग ये भी जानना चाहते हैं, जो अभी जमानत पर जो छूटे हैं, ये इनका केस खत्म नहीं हुआ, सिर्फ जमानत पे गुजरात जमानत पे ये आरसी रिलीज है। अगर समात के बाद अगर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर सज़ा होंगी, मुनासिब सज़ा जो भी जज साहब के इख्तियार में है। कुछ दफ़ात ऐसे हैं जहाँ कम से कम सज़ा है, कुछ जैसा मर्डर है, मर्डर में जो है या तो फांसी, सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा, ये 2 ही सज़ा है। तीसरी किस्म की सज़ा देने का जज को इख्तियार ही नहीं है। जी साहब, गुजरात के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जैसा कि जेल में भी रखा गया था, ये लोग अब छूट तो गए हैं बेल पे, क्या इनके जॉब्स पे किस किस्म का असर पड़ता है इस दौरान? जॉब्स पे तो अभी डिपार्टमेंटल इख्तियार है कि उनको फिर जॉब पे वापस लिया जाए या ना लिया जाए, मगर बाज़ वक्त सियासी हालात कुछ ऐसे बदल जाते हैं कि जहाँ अदालत में जब हुकूमतें बदल जाते हैं, पार्टियाँ बदल जाते हैं, तो जो सरकारी वकीला रहते हैं वो हुकूमत की पॉलिसी के लिहाज से खामोशी इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत बदलने से चंद लोगों को जमानत भी मिल गई। जी जी, तो ये प्योरली डिपार्टमेंट का काम है कि उनको फिर से लिया जाए नौकरी पर, या फिर सस्पेंशन ही रखा है। जी, तो इस किस्म से जो है ये डिपार्टमेंटल की इख्तियार है कि डिपार्टमेंट्स का कि उनको फिर से लिया जा सकता है या फिर उनको सियासी हालात का भी, जैसे साहब ने फरमाया कि सियासी जमातें जो है उसका भी असर पड़ता ही है इन चीज़ों में। बहरहाल ये हमारे अतराफ़ अकनाफ में मामला हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि डिस्चार्ज पिटिशन, जैसे साहब ने फरमाया कि अगर अदालत को ये लगे या जज साहब को ये लगे कि जो भी मुकदमा उनके सामने आया है उसमें खातिर खा वो ना एविडेंसेस है, ना वो कंप्लेंट के काबिल है वो कंप्लेंट, तो उन हालात में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये डिस्चार्ज अदालतें खुद करती है या फिर डिस्चार्ज पिटिशन डालना होता है, क्या करना होता है? मुलजिम या उनके वकील को इख्तियार है कि वो चार्जेस फ्रेम होने से पहले या ज़बानी तौर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आर्गूमेंट बिफोर चार्ज करना चाहता हूँ, यानी चार्ज से पहले बहस करना चाहता हूँ, या दफ़ा 239 के तहत वारंट केस में या पुलिस रिपोर्ट हो, या दफ़ा 240, 41, 42 के तहत या 245 के तहत भी दरख्वास्त दी जा सकती है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि बरी जुम्मा, एक्विटल जो होता है वो बाइज्जत बरी होता है, एक्विटल जो होता है वो एविडेंस के बाद होता है जी। डिस्चार्ज जो है ये एविडेंस से पहले होता, तो एविडेंस से जो पहले होता वो डिस्चार्ज का मतलब है कि बरी जुम्मा है। जी, अगर बरी जुम्मा हो जाए तो उसके बाद फिर से क्या पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है अगर एविडेंस मिल जाए? वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, उसको अदालत को सेटिस्फाई करना पड़ता और काफ़ी के रेयर केसेस होते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद फिर दोबारा डिस्चार्ज भी जो किया जाता है वो बहुत ही सोच समझ कर ही वहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है। ठोस मटेरियल अगर ना हो इस्तेगासे की जानिब से, ऐसी सूरत में डिस्चार्ज किया जाता है। साहब, क्या हर केस में डिस्चार्ज पिटिशन डाला जा सकता है? सिर्फ जो वारंट केसेस होते हैं, जैसा कि मैं अर्ज किया कि 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा के केसेस में डिस्चार्ज प्रोविज़न है, और सेशन केसेस में दफ़ा 227 के तहत सेशन कोर्ट को डिस्चार्ज के पावर से। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज पिटिशन कब और कैसा डाला जा सकता है साहब ने फरमाया है। अब एक अहम सवाल साहब से मैं करना चाहूँगा जो जनरल पब्लिक जानना चाहती है कि किसी भी शख्स को जब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर बेल पर भी अगर वो छूटा हुआ हो, तो क्या उसका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है
अदालत के थ्रू इस किस्म का पिटीशन डाल करके जो है किसी भी शख्स का पासपोर्ट को जब्त किया जा सकता है? 2010 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के लिहाज से अदालत को या पुलिस को पासपोर्ट का रिवोक करने का कोई इख्तियार नहीं है जी। पासपोर्ट लिया जाता है पुलिस की तरफ से और अदालत में पेश किया जाता है। अदालत को इख्तियार है कि बेल के कंडीशन के तौर पे पासपोर्ट रखने की शर्त आयद की जाती है और अदालत को ये भी इख्तियार है कि वो शर्त ना भी रखे जी। अगर किसी का पासपोर्ट अगर अदालत में जमा कराया हुआ है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है? वापस लिया जा सकता है चंद सूरतों में, जहाँ पे दफात मामूली हों या मैट्रिमोनियल हों, जैसा मियाँ बीवी के झगड़ों के केसेस, डोरी केसेस वगैरह है, या इससे मामूली केसेस जैसे कि 304A है से टक्कर दे दिया या किसी को गाली दे दिया या किसी की मामूली प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। तो ऐसी सूरतों में चूँकि संगीन दफात नहीं रहते, अदालत को इख्तियार है कि वो गारंटी लेके उसको एक कुछ मुद्दत के लिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए पासपोर्ट उसको उस कंडीशन के तहत दिया जाता है। ठीक है। तो अगर पासपोर्ट जब्त हो तो वापस भी लिया जा सकता है जैसा फरमाया है साहब ने। इसके लिए आपको पिटीशन वगैरह डालना होता है, जो भी आपके वकील होते हैं वो डाल करके बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। दोस्तों वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं क्रिमिनल ट्रायल्स या क्रिमिनल केसेस से मुतालिक जो भी आपके पास सवालात हो ज़रूर जल्द से जल्द तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल्स पर। जो क्रिमिनल केसेस के ट्रायल होते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद रफ़तुल्लाह सीनियर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता तकरीबन 35 सालों से ज़्यादा से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा क्या जानना चाहते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, मैं हैदराबाद से हूं। जी रिजवान साहब फरमाइए। हमारे एक साथी है जो एक डॉक्टर साहब पर हमला करे थे। ठीक है। तो उनके ऊपर एक केस है जिसकी वजह से वो केस होने के बाद में उन्होंने क्या करे, पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई करे। पासपोर्ट आज सीधा वो पुलिस इंक्वायरी में है तो रुक गया, तो उसके लिए कैसा करना? ये केस अभी चल रहा है? हाँ जी चल रहा है। कब का केस है बता सकते हैं? कितना अर्सा हुआ है फाइल करके? क्या कितने दिन? साल होगा? जी जी कितने साल हो गए? हाँ 1 साल होगा करीब। ठीक है। पुलिस इंक्वायरी में नो ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। ऐसे केसेस में उमूमन क्या होता है सर पुलिस इंक्वायरी? ऐसे केसेस में अगर जुर्म की नौयत अगर संगीन ना हो तो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जाती है, जिसमें पुलिस को और पासपोर्ट ऑफिसर को फरीक बनाकर मुनासिब ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, तो रिट पिटीशन आपको हाई कोर्ट में फाइल करना होगा। अगर वो जो केस फाइल जो आपके ऊपर आपके दोस्त के ऊपर केस फाइल हुआ है वो संगीन जुर्म ना हो। अगर सिर्फ ऐसी मारम पीटी हुई थी तो इन हालात में हो सकता है आपको मिल जाए, वरना अगर अटेम्प्ट टू मर्डर इस किस्म का अगर कोई चार्जेस है तो फिर मुश्किल होगी। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि जैसे हम क्रिमिनल ट्रायल्स पर बात कर रहे हैं तो समन ट्रायल्स, वारंट केसेस के ट्रायल्स वगैरह होते हैं। मैं समन केसेस के ट्रायल्स पर गुफ्तगू करने से पहले एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो जी जी, आपका नाम और शहर का नाम? जी मेरा नाम असगर है, मैं निजामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी असगर साहब सवाल बताइए। जी पूछना ये था जी क्या है, तो मैं फोटोन को फोन करा था। ठीक है। तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो फोटोन वाले बोले हमारा एरिया नहीं होता, फोटोन को करो। जब तक तो यहाँ पे मारने के मर्यादा ना साहब, ये कैसा होता है अगर आप बोलिए तो अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके अलावा कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अक्सर लोगों को ये होता है साहब कि एक पुलिस स्टेशन में भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं आता, दूसरे जगह आपको जाना है। ये रवैया पुलिस का बिल्कुल कानूनी तौर पर गलत है।
पुलिस का काम ये है कि वो इंफॉर्मेशन ले और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को पास करे, मगर इस बुनियाद पे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है जी। अगर ऐसी सूरत हाल आई तो फ़ौरन जो है मुताल्लिका डीसीपी या कमिश्नर को ये फ़ौरन इत्तला कर सकते हैं कि भाई ये पुलिस स्टेशन वाले केस हमारा कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, एवॉइड कर रहे हैं जुरिडिक्शन के पॉइंट पे, लिहाजा आप कमिश्नर है, आप मुनासिब डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो साहब 100 पर कॉल किया 100 पर भी कॉल किया जा सकता है, जिनका वो लोग मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को फ़ौरन इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, सबसे आसान नंबर है जो बहुत सारे लोग जानते हैं। आपने जैसा असगर साहब फरमाया कि बेशक सही बात है, अगर झगड़ा हो रहा है आप पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई दूसरा पुलिस स्टेशन लगता हो, इन हालात में 100 पर आप कॉल करें तो उन हालात में वो जल्द से जल्द आपको जो है मुनासिब जो भी इक़दाम होंगे वो उठाएंगे। मैं साहब से पूछ रहा था कि समन केसेस के जो ट्रायल होते हैं ये किस तरीके से होते हैं? समन्स केसेस बहुत ऑर्डिनरी केसेस रहते हैं। दफ़ा 251 CRPC के तहत मुल्जिम से पूछा जाता है कि पुलिस या इस्तिग़ासा कंप्लेंट या आप पे इल्ज़ाम लगाया ये सही है या गलत है। अगर वो मान लिया है तो कुछ जो भी सज़ा देना है दे दी जाती है। अगर नहीं माना, प्लीड नॉट गिल्टी, जिसको जुर्म से को कबूल करने से इनकार किया, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इस्तिग़ासे को गवाहें पेश करना पड़ता। फिर उसके बाद मुल्जिम को भी हक़ होता है कि वो डिफेंस में अपने गवाह पेश करे, फिर उसके बाद बहस होती और उसके बाद फैसला जो है शहादत की रोशनी में फैसला होता है। समन केसेस का ट्रायल उमूमन कितने अरसे तक चलता है सर? देखिए, अदालती हालात कुछ और हालात की वजह से कोई वक्त तयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जजेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है, विकला के लिए भी मुश्किल हो जाता है, पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बाद गवाह से रहते कि वो आज जहानुमा में रहते तो कल जो है आगापुरे में रहते, उनका पता उठाने के लिए पुलिस को तकलीफ होती, वो पता उठाने में कुछ अर्सा लग जाता। तो ये एक फैक्टर नहीं है कि कई फैक्टर्स आते हैं। तो अब अदालतों का काम है कि जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द समन्स केस में मुकदमा ख़त्म करे। वो अपनी कोशिश भी करते हैं, कुछ उनको कानूनी भी मजबूरियाँ रहती हैं, कुछ हालात की भी मजबूरियाँ रहती हैं। कोई वक्त तयन करना एक मुश्किल मरहला है जी। तो सब कोई कानून बना करके अगर वक्त इसके लिए तयन लिमिटेशन लगाया जाए तो क्या ये मुनासिब होगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद इलियास बात कर रहा हूँ जहीराबाद से। जी इलियास साहब, सवाल बताइए। जी साहब, एक विक्टिम है जी, इसको कंपनसेशन हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए इसको? ठीक है, किस किस्म का विक्टिम है बता सकते हैं आप? कोई भी एक एक्सीडेंट हो गया या इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी साहब, इस सवाल पर क्या कहना चाहिए? जहाँ तक ट्रैफिक एक्सीडेंट का सवाल है, उसके तहत जो है दफ़ा 166 मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। उसके अलावा CRPC में दफ़ा 357 के तहत किसी भी जुर्म में मुतज़र्रर को या जो भी विक्टिम है, अदालत को इख्तियार है कि वो कंपनसेशन दे। और मौजूदा जो तरमीम हुई, अमेंडमेंट हुए, इसमें ख़ास तौर से रेप केसेस के विक्टिम्स को मुआवजे की गुंजाइश रखी गई है, चाहे मुलजिम बरी हो जाए या मुलजिम को सज़ा हो जाए, हर दो सूरतों में भी मुआवजे की गुंजाइश रखी गई है। जी साहब, इन जनरल अगर लिया जाए ना ही हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में, या कोई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर क्रिमिनल केसेस में सज़ा के अलावा विक्टिम को कंपनसेशन भी दिया जाता है? ये कई ममालिक में है, ख़ास तौर से तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सिस्टम है। हिंदुस्तान में भी ये सिस्टम है। दफ़ा 357 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट को इख्तियार है कि वो विक्टिम को कंपनसेशन दिलाए। अब बाज़ वक्त ऐसा होता है कि भाई एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा होगी तो कहाँ से मुआवजा लेंगे? ठीक है, सही। उसको 7 साल 10 साल की सज़ा होगी जी, तो चूंकि उसको बेल नहीं होती ऐसे केसेस में, तो वो कहाँ से मुआवजा देंगे? ठीक है, अगर अटैचमेंट का है तो फिर वो अटैचमेंट कौन करेगा? फिर वो काफ़ी मुश्किल मरहले है। वो कलेक्टर के पास रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत प्रोसीडिंग भी जाना, फिर उसकी जायदाद का पता चलाना, फिर जायदाद उसकी है या जॉइंट फैमिली की है या रहन है या बैंक में रहन है, मसाइले हैं वो। जी जी। तो दोस्तों, इसलिए विक्टिम को जो
प्रोविजन तो जैसे साहब ने फरमाया कि हमारे क्रिमिनल सीआरपीसी है 357 के जी 357 के शायद दिलवाया जा सकता है, लेकिन ये तमाम मराहल जो है होते हैं। मैं साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि बहुत सारे लोगों को ये पूछना होता है या नाराज़गी भी रहती है कि लिमिटेशंस क्यों नहीं लगाया जा सकता केसेस पे। मैं साहब से जानना चाहूँगा, अगर लिमिटेशन लगाया जा सकता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, और अगर लगाया जाए तो क्या यह मुनासिब होगा? ये लेजिस्लेचर का काम है कि लिमिटेशन लगाना, कि अगर इतनी ऑलरेडी दफ़ा 468 के तहत एक लिमिटेशन है, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा तक है। 3 साल से ज़्यादा की सज़ाओं के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है जी। फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और चंद ममालिक में ये लिमिटेशन लगाया गया है कि अगर किसी मुलजिम को 7 साल तक अगर नहीं पकड़ा गया या 7 साल तक मुकदमा तकमील नहीं किया गया तो वहाँ के अदालतों पर यह पाबंदी है कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज कर दे, और हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई कानून नहीं बना। हाँ, चंद स्पेशल क़वानीन में एक मुद्दत रखी गई कि 6 महीने में या 1 साल में या 3 महीने में केस को डिस्पोज करना, और उसके साथ फिर इख्तियार भी दिया गया कि कुछ खुसूसी वजूहात की बुनियाद पे मजिस्ट्रेट हो या जज हो, उन्होंने उस मुद्दत से आगे तक भी केस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलों को मैं शामिल करता हूँ। हेलो सलाम, आपका नाम और शहर का नाम? जी मेरा नाम रहीम है। जी साहब, सवाल बताइए। जी, अपने हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी रिश्वत पे काम कर रहा है जी, हर आदमी कर रहा है सर जी, फिर आप भी हैं उसमें शुमार? हर आदमी बोल हर एम्प्लॉय सर जी जी, अच्छा ठीक है जी। सी फतह बताइए सवाल। एक कम कराना सर, कई को गरीब आदमी को वो जी। आजादी नहीं है सर, बेशक बेशक, और पैसे रहने वाले का आजादी है सर। ठीक है, समझ गया। आप करप्शन से बेजार हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर आप जानना चाहते हैं, ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक और मैं कॉलर को शामिल करता हूँ। हेलो वालेकुम सलाम, दिल्ली से अब्बास साहब जी, फरमाइए। जी, मुझे ये पता है आजकल का थोड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी जैसे हम बाहर रहते हैं और कोई भी जब घर पे जाते हैं तो उन लोग को क्रिमिनल केस बताने का प्रोग्राम बना लेते हैं कि मैं क्रिमिनल केस बता दूंगा, ऐसे कर दूंगा गलत केस में, जैसे कोई भी ये नहीं होता। तो ऐसे लोगों से किस तरह से डील किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ पे कोई आसान तरीका जो हो बताया जाए थोड़ा हमें। क्योंकि बाहर रहते हैं, वहाँ पे हम थोड़े चंद दिनों के लिए घर जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि तुमको मैं बता दूंगा या ऐसा कर दूंगा, जबकि कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्रिमिनल केस बता दूंगा करके। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में फंसा तो थोड़ा आसान तरीका बताएं, लोगों से ऐसा डील कर पाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। दिल्ली का पहले केस अभी अब्बास साहब का इस पर ले लेते हैं, फिर रहीम साहब के उस पर गुफ्तगू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे साहब, क्रिमिनल केसेस में फंसा देने की जो धमकियाँ दी जाती जी? देखिए, उसमें ऑर्डिनरी दफ़ा तो 506 है, ताज़ीरात हिंद है। आप डायरेक्ट पुलिस में भी कंप्लेंट दे सकते हैं और अदालत में भी इस्तिगासा दायर कर सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए कोई शख्स फ़ोन पे या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अगर धमकी दे रहा है तो दफ़ा 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इलाके के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है, 506 506 सेक्शन ऑफ आईपीसी जो है, उसमें अगर कोई आपको धमकी देता है तो इसकी बुनियाद पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। जैसा साहब ने फरमाया, पुलिस के पास भी जा सकते हैं, अदालत से भी रुजू हो सकते हैं। रहीम साहब का मसला था, सवाल था कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ करप्शन में फंसे हुए हैं या लेते हैं करप्शन या देते हैं, वो क्या इसको रुकाने के लिए हमारे पास क़वानीन भी तो हैं साहब, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? हमारे पास जो क़वानीन है उसको ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि दयानतदारी से नाफिज नहीं किया जा रहा है, पर यह बात तो ज़रूरी है कि इसमें सुस्ती काहली होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ये रिश्वत जो बिलखुसूस हिंदुस्तान में एक नासूर बना हुआ है और चंद दानिशवरों के ख्याल में ये दहशतगर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक है जी। तो ये इस किस्म का नासूर बना हुआ है कि यहाँ पे कंट्रोल काफ़ी मुश्किलात में है, और आम तौर पर भी ये देखा गया कि कुछ लोग खुद रिश्वत देना चाहते हैं कि भाई एक कोर्ट कचहरी वगैरह क्यों साहब, आप इतना पैसा ले लो, यहाँ ख़त्म करो। ये भी तो पब्लिक की आदत गलत है। तो पब्लिक को भी ये रिश्वत के खात्मे के लिए कोऑपरेशन करना पड़ता, कुछ तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ता, कुछ सब्र करना पड़ता। अब देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट के तहत है, वो लोग सिर्फ स्टेट एम्प्लॉइज पे वो लोग जो भी रिश्वत के
इल्ज़ामात हैं या इत्तलात हैं उस पर एक्शन लेते हैं, मगर काफ़ी तसाहुल बढ़ता जाता है जी। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मुलाजिम रिश्वत लेते हैं तो सीबीआई के तहत है। तो अगर ऐसी इत्तलात आमतौर से देखा गया कि सीबीआई ज़्यादा एक्टिव है जी। पर सीबीआई की मुश्किलात ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे नैप नहीं कर सकती। ठीक। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो को काफ़ी उनको और इख्तियार देना चाहिए और वहाँ पे मुस्तैद लोगों की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल ये है कि वहाँ पे भी जो लोग जाते हैं ऐसे महकमों से जाते हैं जहाँ पे खुद रिश्वत ज़्यादा होती है। जी जी जी। एक मैं और कॉलर को शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम। जी, आपका नाम और शहर का नाम बताएं। हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शफी है। जी शफी साहब, सवाल बताएं। बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। शफी टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। से बात कर रहा हूँ। शेट्टी का नाम। जी अभी सर बोले पब्लिक खुद करप्शन। जी जी सवाल बताइए। बोल रहे हैं जी। लेकिन वो करप्शन दिए तो काम ही नहीं करते सर। आप कितने जगह जाके देखते हैं। जी जी सही ऐसा बोल रहे सर, लेकिन ऐसा कहाँ से हो रहा सर? हम क्यों भी देते? जब वो काम करे तो हम पैसे भी देते हैं। ठीक है ठीक है। इसलिए उसको जी आपका एहसास बिल्कुल सही है, मगर मजबूरी में आपको ये बताया कि मशीनरी इफेक्टिव नहीं है। ये मशीनरी को इफेक्टिव करने के लिए दियानतदार ईमानदार ऑफिसरों की ज़रूरत है और मुस्तैद ऑफिसरों की ज़रूरत है। इसके लिए जो है हुकूमत पर दबाव डालें, पार्लियामेंट में असम्बलियों में आवाज़ आपके नुमाइंदे उठाना चाहिए कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में मुस्तैद लोगों को रखा जाए और हर कंप्लेंट पे उनको तहक़ीक़ात करना चाहिए। और पब्लिक का भी ये काम है कि भाई आप खुद ऑफर क्यों करते? जब आप हक पर हैं तो आप मुकदमा पुलिस स्टेशन में ख़त्म करने के लिए या सेल टैक्स ऑफिस में ख़त्म करने के लिए या इनकम टैक्स ऑफिस करने, आप खुद ऑफर क्यों करते? जी आप ऑफर मत कीजिए, आप उन पर एक्शन लीजिए। आजकल कई कम्युनिकेशन ज़रा है, आप टेलीफोन कीजिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कि ये आदमी रिश्वत मांग रहा है। जी जी, थोड़ा सा उसके लिए सब्र करना होगा, थोड़ा सैक्रिफाइसेस करना है। आप मैसेज दीजिए, रंगे हाथ पकड़ाइए। और ऐसे केसेस होते भी हैं, रंगे हाथ पकड़ाते भी हैं लोग। हुए हैं, उसमें सजाएं भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कंफर्म भी हुए हैं। इसलिए पब्लिक को भी सब्र करना पड़ेगा। पब्लिक पहले अवॉइड करना कि भाई हम करप्शन किसी सूरत में नहीं देंगे। अगर पब्लिक इस बात पे अगर बजिद है तो कोई ऑफिसर मजबूर नहीं करता। अगर वो काम में तसाहुल कर रहा तो कंप्लेंट कीजिए, हाई कोर्ट में रिट डालिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई आरटीए में अगर रिन्यू नहीं कर रहा, रिश्वत मांग रहा, और आप एक्शन लीजिए, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लीजिए कि तमाम कागजात रहने के बावजूद भी ये शख्स, ये ऑफिसर जो है मेरा लाइसेंस रिन्यू कर रहा, हाई कोर्ट बराबर आपको रिलीफ देगी। जी, और इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा सब्र चाहिएगा। हाई कोर्ट जाना है या फिर दूसरे लोगों को कॉल वगैरह करना है, तो ये सब्र जो है वो हम खोते चले जा रहे हैं। इंटॉलरेंस का मामला है, तो सब्र जब तक आप ना करें इन चीज़ों के लिए, तब तक आप पहल ना करें। साहब वही फरमा रहे हैं कि हमको पहल करनी है। अगर मैं करप्शन रोकना चाहता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, अगर कोई मुझसे रिश्वत मांगता है तो मैं पहले सब्र करूं कि मेरा वह काम वक्तिया तो रुक जाएगा, मुझे पुलिस को कंप्लेंट देनी होगी या जहां पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो है इनको देना होगा। वहां पर भी काम ना हो तो जैसे साहब ने फरमाया कि रिट्स वगैरह हमको अदालतों में डालना होगा, थोड़ा सा वहाँ पे पैसे भी खर्चा होंगे। ये तमाम सेक्रीफाइस करने के बाद ही हम करप्शन से आज़ाद हो सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है प्रोग्राम के अख्तिताम का। बहुत सारे सवालात भी हमें वसूल हो रहे हैं और कुछ सवालात रह भी गए हैं। मैं फिर इन फ्यूचर में साहब को ज़रूर तकलीफ दूंगा और इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। मुझ पर वाजिब है कि मैं साहब का शुक्रिया अदा करते चलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले जुम्मे को अगर होता है, साहब को वक्त मिलता है, तो हम क्रिमिनल ट्रायल्स पर फिर एक बार गुफ्तगू करेंगे। नहीं तो फिर एक नए उन्वान पर ज़रूर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लीगल पॉइंट्स लाइव की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।